ले जी दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में हम जो पहले बात करेंगे वो हम करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो सब जानते हैं, ठीक है भैया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे एसेट्स होते हैं, हमारी इक्विटी होती है और हमारी लायबिलिटीज होती हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कंसोलिडेशन की कब जरूरत पेश आती है? कंसोलिडेशन की तब जरूरत पेश आती है जब आपने किसी दूसरी कंपनी में क्या किया हो, इन्वेस्ट किया हुआ। क्या हो? इन्वेस्ट किया हुआ। मतलब यह है कि अगर आपने किसी दूसरी कंपनी में 50% या उससे ज्यादा शेयर्स अगर इक्वायर किए हुए हैं, किसी भी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं? आपके पास शेयर्स। शेयर्स से आपके पास आते हैं वोटिंग राइट्स, और वो वोटिंग राइट्स जब एनुअली मेंबर्स इकट्ठे होते हैं कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, तो उस पर लोगों की राय ली जाती है। जिस मामले पर ज्यादा वोट पड़ जाते हैं तो वो मामला क्या हो जाता है? डिसाइड हो जाता है। उसको कहते हैं रेजोल्यूशन पास हो गई। ठीक है भैया। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स रखते हैं, आप भी एक कंपनी है और आप किसी दूसरी कंपनी के क्या रखते हैं? शेयर्स रखते हैं, और उन शेयर्स की वजह से आपके पास उस कंपनी में कंट्रोल आ जाए। क्या आ जाए? कंट्रोल आ जाए। तो जो कंट्रोल कर रहा होता है उसको पेरेंट कंपनी कहते हैं। जो कंट्रोल हो रही होती है उसको क्या कहते हैं? सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। और ये पेरेंट और सब्सिडरी दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? कोई भी आदमी जिसकी शेयर होल्डिंग ना हो वो कंपनी को कैसे कंट्रोल कर सकता है? जब तक आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारे पास पहला सवाल है, व्हाट इज ग्रुप? ग्रुप किसे कहते हैं? जी, ग्रुप का मतलब क्या है कि एक ग्रुप कहां एग्जिस्ट करता है? ग्रुप exists, a group exists where one entity the parent where one entity the parent controls over another entity, controls over another entity, the subsidiary। जी, ग्रुप कहां एग्जिस्ट करता है? जहां एक पेरेंट कंपनी क्या करती है? दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, और जो कंट्रोल हो रही होती है उसको क्या कहते हैं? सब्सिडियरी कहते हैं। और ये कंट्रोल किससे मिलता है? शेयर से मिलता है। तो इसका मतलब है ये शेयर्स करने के लिए क्या कर रही होती है? इन्वेस्ट। तो ये जो पेरेंट कंपनी होती है ये हमारी इन्वेस्टर होती है, और जो हमारी सब्सिडियरी कंपनी होती है हमारी इन्वेस्टी होती है, जिसमें इन्वेस्ट किया गया। और इन दोनों का मिलके क्या बनता है? इन दोनों का मिलके क्या बनता है? ग्रुप बनता है। और कंट्रोल मैंने बता दिया कि कंट्रोल किस वजह से आ सकता है कि अगर आपके 50% से ज्यादा शेयर्स हैं तो आपके पास क्या कहला जाएगा कि आपको उसके पास क्या है? कंट्रोल। या ये भी कहा जा सकता है कि एक ऐसा आदमी जिसके कंपनी के डिविडेंड्स पर 50% से ज्यादा राइट है। तो कोई आदमी 50% से डिविडेंड ज्यादा क्यों लेगा? कि उसके पास क्या है? उसके पास रेलेवेंट वोटिंग शेयर्स हैं इतने कि उसका राइट बनता है कि वो 50% से ज्यादा डिविडेंड वहां से ले सकता है। तो अगर किसी के पास 50% ऑफ डिविडेंड से ज्यादा राइट टू रिसीव है तो वो भी क्या कहलाएगा भैया? पेरेंट कहलाएगा। और दूसरी कंपनी क्या कहलाएगी? इन्वेस्टी कहलाएगी, सब्सिडियरी कहलाएगी। ओके की रिपोर्ट?
तो बुनियादी तौर पर किसी भी कंपनी पर कंट्रोल हासिल करने के लिए बुनियादी क्राइटेरिया क्या हो सकता है? शेयर होल्डिंग। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास शेयर 50% नहीं है, आपके पास शेयर है 48%, 45%। मैं एक शेयर होल्डर हूं, मेरे पास है 48%, आपके पास थोड़े थोड़े शेयर होल्डिंग है 4-4%, 3-3% या 2-2%। आपने कहा जी हम आपसे एग्रीमेंट करते हैं, जो आप फैसला करेंगे हम आपके साथ हैं, और आप हमारे वोट वहीं कास्ट करवा लीजिएगा जहां आपने फैसला करना। अगर किसी के साथ कंट्रैक्चुअल अरेंजमेंट से मेरे पास क्या आ जाए, वोटिंग शेयर 50% से ज्यादा हो जाए, अपनी तो मेरी 45-48 है, लेकिन किसी का कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट करके अगर मेरे पास कंट्रोल आ जाए तो वो भी मेरे पास क्या होगा? अगर कंट्रोल आ गया तो फिर क्या कहलाया जाएगा? क्या आपका उस कंपनी पे कंट्रोल है तो वो आपकी सब्सिडरी होगी, और आप उसके क्या कहलाए जाएंगे? पेरेंट कहलाए जाएंगे। ठीक है भैया। और पेरेंट और सब्सिडरी मिलके आपस में क्या करते हैं भैया? ग्रुप बनाते हैं। यहां तक किसी का मसला जी? ओके की रिपोर्ट। अगला सवाल हमारे पास क्या है? रिक्वायरमेंट to prepare consolidated financial statements। क्या जरूरत है हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की? ठीक है ना, बस पेरेंट के अलग बना दो, सब्सिडरी के अलग बना दो, क्या जरूरत है? मसला ये होता है कि पेरेंट कंपनी का पैसा कहां से आता है? इन इन्वेस्टर से आता है। ये इन्वेस्टर यहां लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल 100 मिलियन। अब इस कंपनी के पास जो पैसा है उसने इस 100 मिलियन में से यहां लगा दिया 20 मिलियन, लेकिन ये पैसा जो यहां लगा ये एक्चुअली किसका है? इनका है। पेरेंट कंपनी का पैसा जब सब्सिडरी में लगता है तो एक्चुअली किसका पैसा होता है? इन्वेस्टर का पैसा होता है। जो पेरेंट कंपनी का शेयर होल्डर होता है उसका पैसा आगे किसमें लगता है? सब्सिडरी में लगता है। अब आपका 100 मिलियन हो और मैं उस 100 मिलियन में 80 मिलियन एक जगह लगा दूं और 20 मिलियन एक जगह लगा दूं, तो आप किस प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होंगे? 80 मिलियन वाले में या 20 मिलियन वाले में? दोनों में। आप कहेंगे भाई मेरा पैसा कहां का लगा है? मैंने तुम्हें दिया था, तुम्हारी कंपनी को दिया था 100 मिलियन कि तुम लगाओ, तो अब आपने उनका पैसा आगे किसी और कंपनी में लगवाया और वहां से क्या ले लिया? कंट्रोल। तो इसलिए जो शेयर होल्डर होता है पेरेंट कंपनी का, उसका पैसा ही लगता है सब्सिडरी में। इसलिए वो सिर्फ होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में इंटरेस्टेड नहीं होगा, बल्कि सब्सिडरी ने जो कमाया उसमें भी इंटरेस्टेड होगा। वो सिर्फ होल्डिंग कंपनी के एसेट्स में इंटरेस्टेड नहीं होगा, बल्कि वो कहेगा उनके पास जो एसेट है उनमें मेरा पैसा लगा हुआ है। बात समझ आती है? इसलिए जो पेरेंट कंपनी का शेयर होल्डर होता है उसे जो रिटर्न्स चाहिए होते हैं, उन्हें जो एसेट्स के बारे में खबर चाहिए होती है, वो सिर्फ पेरेंट कंपनी की नहीं चाहिए होती, बल्कि किसकी चाहिए होती है? सब्सिडरी की भी चाहिए होती है। इसलिए हम अब वो देखेगा कि जी पेरेंट कंपनी ने इतना कमाया, सब्सिडरी ने इतना कमाया, दोनों की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होंगे। वो कहेगा कंबाइन करके बताओ कितना कमाया। देखो ऐसा भी तो हो सकता है पेरेंट कंपनी सेल करे सब्सिडरी को, सेल शो कर दे, सब्सिडरी करे पेरेंट को सेल, और वो भी सेल और प्रॉफिट शुरू कर दे। आपस में बेडरूम से चीजें शिफ्ट कर रहे हैं ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम से चीजें शिफ्ट कर रहे हैं बेडरूम में। तो जब हम कंसोलिडेशन करते हैं तो जो आपस में हम खेल रहे होते हैं वो ट्रांजैक्शन हटा देते हैं। हम कहते हैं बताओ बेडरूम ड्राइंग रूम से हट के आपने आउट ऑफ द वर्ल्ड जो अपनी कंपनी है इससे बाहर आपने क्या कमाया। ठीक है भैया। तो इसलिए जब शेयर होल्डर पेरेंट कंपनी में इन्वेस्ट करता है और पेरेंट कंपनी पैसे आगे कहां लगा दे? किसी और कंपनी में लगा दे और वहां का कंट्रोल हासिल कर ले, तो फिर वहां वो कंपनी भी किसकी बन जाती है? पेरेंट के शेयर होल्डर की बन जाती है। और इसलिए वो देखता है कि इन दोनों कंपनी से मैंने क्या इफेक्टिवली पूरे साल क्या खोया क्या पाया। तो इसलिए हम कंसोलिडेशन करते हैं। किसके लिए करते हैं? जो शेयर होल्डर होता है किसका? पेरेंट का। उसके लिए हम क्या करते हैं? कंसोलिडेशन करते हैं और पेरेंट और सब्सिडरी के क्या करते हैं? कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाते हैं। एसेट्स ऐड कर देते हैं दोनों के, लायबिलिटीज ऐड कर देते हैं दोनों की,
सेल्स ऐड कर देते हैं, परचेजेस ऐड कर देते हैं, ठीक है, खर्चे ऐड कर देते हैं, एडमिन सेलिंग, तो सारी चीजें ऐड करके और जो इंट्रा कंपनी चीज होती है उनको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है भैया, एक एसेट बेडरूम में पड़ा 10 लाख का, आप उसे उठा के रखते हैं ड्राइंग रूम में, कितना फायदा होगा? अब आप क्या कह रहे हैं, अब दोनों कंपनीज मेरी हैं, वो पेरेंट है या सब्सिडरी है। पेरेंट के पास 10 लाख का एसेट लिखा था, उसने इस सब्सिडरी को बेच दिया 12 लाख में और 2 लाख गेन लिख दिया। मैं कहूंगा यार आपस में खेल ही जा रहे हो, बाहर बेचो पता लगे गेन कमाया। तो इंट्रा कंपनी कोई गेन नहीं होता, कोई सेल नहीं होती, कोई प्रॉफिट नहीं होता, तो उनको हमने इलिमिनेट करना होता। तो इफेक्टिवली देखते हैं हमने क्या खोया क्या पाया। तो हम अगर इंट्रा कंपनी ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर दोनों के एसेट्स, दोनों की लायबिलिटीज, दोनों के रेवेन्यू, दोनों के एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक कंसोलिडेटेड शक्ल आ जाएगी कि दोनों के टोटल एसेट कितने, दोनों की टोटल लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है भैया, दोनों से इनकम कितनी, एक्सपेंस कितना, प्रॉफिट कितना। तो इसलिए पेरेंट के शेयर होल्डर को खबर देने के लिए कि क्या खोया और दोनों कंपनीज ने क्या पाया, उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत होती है। किसी को एतराज? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी बेसिक मेथड ऑफ preparing a consolidated statement of financial position। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने का हमारा बेसिक मेथड क्या है? सबसे पहला स्टेप तमाम एसेट्स और तमाम लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज सबको इकट्ठा करके लिख दो। क्योंकि अगर पेरेंट में एक मशीनरी पड़ी है वो भी मेरी है और सब्सिडरी में जो पड़ी है वो भी मेरी है, क्योंकि मैंने पेरेंट में इन्वेस्ट किया और पेरेंट का पैसा वहां लगा। तो आप क्या करेंगे भैया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी, उनको क्या करेंगे भैया, ऐड कर देंगे, आर एडेड टुगेदर ऑन लाइन बाय लाइन बेसिस। एसेट्स को एसेट में ऐड कर दे, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में ऐड कर दे। ठीक है भैया, अगला पॉइंट देखिए, अगर मैं सब्सिडरी के साथ सेल कर रहा हूं, सब्सिडरी को सेल कर रहा हूं तो ये इंट्रा कंपनी सेल है या नहीं? अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो इंट्रा कंपनी परचेज है या नहीं? और अगर मैं सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो ये भी इंट्रा कंपनी है कि नहीं? तो सब्सिडरी में अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, पेरेंट सब्सिडी, देखिए जब मैं किसी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो बैंक तो मेरा क्रेडिट हो जाएगा, पैसे चले गए, तो डेबिट क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। इन्वेस्टमेंट के नाम से डेबिट करूंगा ना, इन्वेस्टमेंट के नाम, इन्वेस्टमेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट, ये एंट्री करूंगा। लेकिन जब मैं कंसोलिडेशन करता हूं तो जब मैं कह रहा हूं कि इंट्रा कंपनी कोई ट्रांजैक्शन नहीं लिखनी, तो इंट्रा कंपनी इन्वेस्टमेंट आप कैसे लिख सकते हैं? तो इसलिए जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी सब्सिडरी में, मैं उसको अकाउंट फॉर नहीं करता। तो जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो इंट्रा कंपनी जो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, जो के पेरेंट की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आ रही होगी। देखें, अगर मैंने सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग बनाई है, होल्डिंग कंपनी की अलग बनाई है, तो होल्डिंग कंपनी की जो अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, होल्डिंग कंपनी क्या लिखेगी जब उसने इन्वेस्टमेंट की होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो उसकी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ये इन्वेस्टमेंट आ रही होगी। लेकिन जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो ये जो इंट्रा कंपनी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, इसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, बेसिक इन्वेस्टमेंट
इन सब्सिडरी will not be considered, या इसको कहते हैं will not be part of consolidated statement of financial position। वजह क्या है? ये इंट्रा कंपनी इन्वेस्टमेंट है तो इसको हम अकाउंट फॉर नहीं करें। सही है? ये पॉइंट याद रखना है। एसेट बाय एसेट ऐड कर दें, लायबिलिटीज बाय लायबिलिटीज ऐड कर दें, लेकिन एसेट लिखते लिखते देखें इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिखा हुआ तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंसीडर नहीं करें। ओके की रिपोर्ट। नेक्स्ट आइटम हमारे पास ये है कि वो आपको बताएगा कि आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट जब की थी तो आपने कितने पैसे लगाए थे और आपको उन पैसों के बदले उस कंपनी से मिला क्या था। ठीक है भैया? एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल ये सब्सिडरी है, सब्सिडरी के एसेट्स हैं 10 मिलियन और लायबिलिटीज हैं 2 मिलियन या 8 मिलियन कर लेते हैं, चलो 2 कर लेते। लायबिलिटी है 2 मिलियन। बताएं आपके पास नेट एसेट्स कितने हैं? एसेट्स माने लायबिलिटीज किसी और चीज को भी कहते हैं, इक्विटी को भी कहते हैं। किसे कहते हैं? इक्विटी को भी कहते हैं। नेट एसेट्स भी इसी का नाम है। अगर आप किसी कंपनी को 100% एक्वायर कर रहे हैं तो आप देखेंगे मेरे पास क्या आया। उस कंपनी के मैंने एसेट गिने, टक 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 गिने, 10 लाख। कितने लिखे हमने? 10 मिलियन। और लायबिलिटीज कितनी है? 2 मिलियन। तो 2 मिलियन लोगों के देने या नहीं देने? कंपनी ने देने। कंपनी की तो अपनी लायबिलिटीज होती है, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है। कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हैं, 10 मिलियन के एसेट है, 2 मिलियन की लायबिलिटी है, तो 10 में से 2 तो लायबिलिटीज अदा करने में लग जाएंगे। आपके पास नेट एसेट कितने आएंगे? आपके पास नेट एसेट्स आएंगे कितने? 8 मिलियन। कितने है भैया? 8 मिलियन आपके पास एसेट आ गए, नेट एसेट्स आ गए। लेकिन आपने इसके लिए जो परचेज कंसिडरेशन दी, आपने इसके लिए जो परचेज कंसिडरेशन पे की वो की 10 मिलियन। इसका मतलब है 8 मिलियन की चीजें आपने कितने में ले ली? 10 मिलियन। क्यों आप पागल है? 2 मिलियन एक्स्ट्रा क्यों पे करेंगे हम उस बिजनेस का? गुडविल। ठीक है भैया? हाँ। एक बाबा जी से आपने पूछा, बाबा जी बिजनेस बेचना है? उसने कहा जी बेचना है। अब उससे हमने हिसाब लगवाया, तो हमने हिसाब लगाया कि उसके एसेट बनते थे 10 मिलियन के, लायबिलिटीज कितनी बनती थी? 2 मिलियन की। तो नेट एसेट कितने थे? मैंने कहा बाबा जी कितने के बेचोगे? कहता 10 मिलियन की। मैंने कहा बाबा जी बनते तो 8 मिलियन है, आप 10 मिलियन का क्यों बेचेंगे? उसने कहा कि भाईजान मेरे जो कस्टमर लॉयल्टी बहुत ज्यादा है। ठीक है भैया? और मुझसे जो एक दफा फर्नीचर खरीद के जाता है वो बार बार आता है और उसकी नस्लें भी आती हैं। दादा लवे तो पोता हंडावे, दादा लवे पोता हंडावे, ना टूटे ना जान छूटे। ठीक है भैया? तो मेरे फर्नीचर पे जितने मर्जी जम मार ले ये नहीं टूटता। सही है दोस्त? तो इसलिए गुडविल है, प्राइम लोकेशन है, तो इस वजह से मैं आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूं। ठीक है भैया? और अक्सर बिजनेस दुनिया में जो बिकते हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी जो उन्होंने ब्रांड बनाया होता है, जो इमेज बनाया होता है, उसकी वजह से उनकी कीमत क्या लगती है? ज्यादा लगती है। और जो प्रोडक्ट डूब चुकी हो, जिनकी गुडविल खराब हो चुकी हो, तो वो जान छुड़वाने के लिए 10 मिलियन की चीज भी कितने बेच देते हैं? 6 मिलियन में बेच देते हैं। तो गुडविल वहां पैदा होगी जहां सब्सिडरी का इमेज मार्केट में क्या होगा? अच्छा होगा। तो इसलिए आपकी परचेज कंसिडरेशन कितनी है भैया? 10 मिलियन। और आपके पास नेट एसेट कितने आ रहे हैं? 8 मिलियन। नेट एसेट्स आ रहे हैं 8 मिलियन। तो आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपने एक्स्ट्रा कितना पे किया? 2 मिलियन। ये जो आपने एक्स्ट्रा पे किया इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गुडविल। ये जो हम एक्स्ट्रा पे करते हैं इसको क्या कहते हैं भैया? गुडविल कहते हैं। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट टास्क जो होता है कंसोलिडेशन में वो गुडविल कैलकुलेशन भी होता है कि आपने सब्सिडरी के कितने नेट एसेट एक्वायर किए थे और आपने एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी पेमेंट की थी। तो जो आपने पेमेंट की थी अगर ज्यादा की है तो वो क्यों की है? क्योंकि वो गुडविल की वजह से, ब्रांड इमेज की वजह से। तो जो आप एक्स्ट्रा पे करते हैं उसको क्या कहते हैं हम?
गुडविल कहते हैं। तो तीसरा स्टेप हमारे पास कंसोलिडेशन में क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ये कैसे होती है? कंपेयर कैलकुलेट बाय considering the net assets of subsidiary and purchase consideration. परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट्स को कंपेयर करते हैं। अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, अगर क्या भैया, अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है किससे? नेट एसेट से, तो हमारे पास आएगी गुडविल। क्या आएगी भैया? गुडविल। इसको हम अपनी बुक्स में लिखेंगे एसेट। इसको हम अपनी बुक्स में क्या लिखेंगे? एसेट। लेकिन अगर परचेज कंसिडरेशन अगर नेट एसेट से कम है, इसको कहते हैं नेगेटिव गुडविल। इसको क्या कहते हैं भैया? मिसाल के तौर पर आपकी परचेज कंसिडरेशन जो थी वो थी फॉर एग्जांपल 5 मिलियन, और आपको जो नेट एसेट्स मिले वो मिले 8 मिलियन, तो आपके पास कितना आंसर आएगा? नेगेटिव गुडविल कितनी आएगी? 3 मिलियन। ठीक है। तो अगर आपको नेगेटिव गुडविल आ जाए तो फिर इसको क्या करेंगे? इसको हम अपने जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, जो P&L है, उसमें इसको हम गेन रिकॉर्ड करेंगे। फायदा हो गया ना? तो इसको क्या करेंगे? गेन रिकॉर्ड करेंगे। तो जिस साल आपने इक्वायर की थी उस साल गेन लिखेंगे, इसकी सब्सिक्वेंट कोई अकाउंटिंग कंसीडर करने की जरूरत नहीं, तो वो हमारा फायदा हो जाएगा गेन, उसको गेन लिखेंगे। लेकिन अगर आपने ज्यादा पे कर दिया तो वो गुडविल है, उसको हर साल कंसीडर करेंगे, कहीं इंपेयर तो नहीं होगी। अगर इंपेयर होगी तो इंपेयरमेंट चार्ज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इंपेयरमेंट IAS 36 की यही रिक्वायरमेंट है ना कि आप अपने एसेट्स को क्या करें? हर ईयर एंड पर कंसीडर करेंगे, कोई इंपेयरमेंट का इंडिकेशन तो नहीं है। अगर है इंपेयरमेंट का इंडिकेशन तो उसको क्या कर देंगे हम? इंपेयर कर। बोले जी, किसी को इतराज? हो गई रिपोर्ट? गुड हो गई। ये बुनियादी तौर पर अभी हम क्या देख रहे हैं? बेसिक मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहली बात क्या सीखी? एसेट्स को इकट्ठा कर दें। दूसरी बात क्या सीखी? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को जब कंसोलिडेशन करेंगे एलिमिनेट कर दें। और तीसरे नंबर पे क्या सीखा? कि परचेज कंसिडरेशन को नेट एसेट से कंपेयर करें। परचेज कंसिडरेशन अगर ज्यादा है, नेट एसेट कम है तो गुडविल, और अगर परचेज कंसिडरेशन कम है और नेट एसेट ज्यादा मिल रहे हैं और पे आप कम कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या होगी? नेगेटिव गुडविल। और नेगेटिव गुडविल हमारा क्या होता है? गेन होता है। ये जो अभी तक पढ़ा है इसको रिकॉल करें, देखें क्लियर है कि नहीं, फिर आगे चलते हैं।